नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह, BHDC 133 की काउंसलिंग में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग BHDC 133 आधुनिक हिंदी कविता की इकाई 1 भारतेंदु युगीन कविता पर चर्चा करेंगे। भारतेंदु युगीन अर्थात आधुनिक काल, हिंदी साहित्य का चौथा काल। इस काल के प्रारंभ और इस काल की प्रवृत्तियों पर हम बात करेंगे, इस काल के कवियों पर हम बात करेंगे। रीत काल के समापन से लेकर भारतेंदु युग के पूर्व काल तक की रचनाओं का अनुशीलन किस संदर्भ में किया जाए, यह भी महत्वपूर्ण है। वस्तुतः इतिहास का कोई भी काल सहसा समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि उसकी प्रक्रिया में कई दशक की प्रवृत्तियां किसी न किसी रूप में निहित होती हैं। इसी प्रकार किसी नए युग के प्रारंभ में भी यही बात आती है। रातों रात साहित्य का युग न तो समाप्त होता है और न ही प्रारंभ होता है। यदि भारतेंदु युग के प्रारंभ को देखें तो रीत काल के समापन और आधुनिक काल के उन्मेष के पीछे भारत ही नहीं, विश्व की सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक चेतना निहित है। इसे और अच्छे से समझने के लिए नवजागरण, पुनर्जागरण या जिसे हम रेनेसां भी कहते हैं कि पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक होगा। नवजागरण जब हम समझेंगे, जानेंगे कि नवजागरण आखिर है क्या, पुनर्जागरण है क्या, आधुनिक काल है क्या, इसे समझने के लिए, नवजागरण की पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें यूरोप की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को समझना पड़ेगा। नवजागरण का मतलब होता है नया जागरण या नई जागृत या मृत प्राय कोई चीज अगर जीवित हो जाए तो उसे हम नए जागरण के रूप में मानते हैं। यूरोप में 14वीं से 16वीं शताब्दी का समय रेनेसां, जिसे बाद में कहा गया नवजागरण का समय था, पुनर्जागरण का समय था। 16वीं शताब्दी में नवजागरण यूरोप में तेजी के साथ बढ़ा और नवजागरण का परिणाम यह हुआ कि यूरोप में अन्वेषण और आविष्कार बढ़े, धर्म के आधिपत्य में कमी आई, तार्किक दृष्टि में वृद्धि हुई, मनुष्य की प्रतिष्ठा बढ़ी और दर्शन के क्षेत्र में नए नए विचार आए। इसके अलावा कला और विज्ञान के क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात हुआ, राजनीति और समाज में मौलिक क्रांति आई। कहने का तात्पर्य है कि जब पश्चिमी यूरोप में नवजागरण आया तो इन सब चीजों में वृद्धि हुई। जैसे पहले राजा के चुनाव में पोप की भूमिका होती थी, धर्म का हस्तक्षेप ज्यादा था, तार्किकता का कहीं कोई गुंजाइश तार्किकता की नहीं थी, मनुष्य की प्रतिष्ठा का कोई मूल्य नहीं था। नवजागरण आने के बाद मनुष्य की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। नवजागरण आने के बाद साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात होता है। यही नहीं, राजनीति में और समाज में एक मौलिक क्रांति आती है। उस क्रांति में परंपरा से बनी हुई तमाम रूढ़ियों को तोड़ने का प्रयास किया गया। पश्चिमी यूरोप में इसका प्रारंभ इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड से हुआ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो नवजागरण का प्रारंभ हुआ, इस नवजागरण में धार्मिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति, दो क्रांतियां विशेष महत्वपूर्ण थी, जहां पर जनता ने धर्म को अस्वीकार किया, धर्म में तर्क को वरीयता दी, राजा की सत्ता को चुनौती दिया। पहले यूरोप में ऐसी परंपराएं थी कि जो धर्म कहता है, धर्म के अनुरूप ही मनुष्य को काम करना है, धर्म के अनुसार ही समाज को चलना है, उसी धर्म में राजा का विरोध न करने की परंपरा भी थी। लेकिन नवजागरण ने नई क्रांति, नई चेतना के साथ इसे आगे बढ़ाया। यह युग क्रांतिकारी युग था और दांते की प्रसिद्ध पुस्तक डिवाइन कॉमेडी इसी युग में आई। अर्थात ये जो क्रांति आई,
इससे एक तरह से देखा जाए तो धर्म और चर्च का जो हस्तक्षेप था समाज पर, इस हस्तक्षेप में बहुत हद तक कमी आई। राजा का चुनाव धर्म के आधार पर होता था, या वहां के पोप जो कहते थे उनके आधार पर राजा का चुनाव होता था। लेकिन जब नवजागरण आया, अर्थात 16वीं शताब्दी में जब ये चरम पर था, तो पोप की भूमिका का विद्वानों ने खंडन किया, समाज सेवियों ने उसका विरोध किया, और धीरे धीरे राजा के चुनाव में पोप की भूमिका को अनुचित माना जाने लगा। ये 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच ये यूरोप में चल रहा था, और इसका एक आंदोलन बड़ी तेजी से चल रहा था। अगर कोई चीज यूरोप में चल रही है तो उसका प्रभाव विश्व के किसी कोने में कोई जागरण होता है तो उसका प्रभाव विश्व के हर देश पर पड़ता है, ये जाहिर सी बात है। भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ा। भारत में भी नव जागरण की शुरुआत होती है 17वीं 18वीं शताब्दी से, 17वीं शताब्दी से, और इसका केंद्र बनता है बंगाल। भारत में नव जागरण की वैसे तो विद्वानों ने कई धारणाएं विद्वानों में प्रचलित हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि गौतम बुद्ध के समय गौतम बुद्ध ने पुरानी अवधारणाओं के स्थान पर नवीन अवधारणाओं का संचार किया, अर्थात गौतम बुद्ध के समय भारत में पहली बार नव जागरण आया। तमाम ऐसे विद्वान हैं, तमाम ऐसे आलोचक हैं जो ये मानते हैं कि भक्त काल में भारत में पहली बार नव जागरण आया। ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक में भक्त काल को धार्मिक पुनर्जागरण कहा है। ज्यादातर विद्वानों का यह मानना है कि अंग्रेजी सभ्यता के संपर्क में आने पर, जब भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य लगभग स्थापित हो चुका था, भारत में अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत आ चुकी थी, मुगलों का धीरे धीरे पतन हो चुका था, उस समय नव जागरण भारत में आया। यानी कि कुछ ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि अंग्रेजी सभ्यता के संपर्क में आने पर भारत में नव जागरण आया, और यह सबसे पहले बंगाल में आया। बंगाल में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि अरविंद, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे लोग, जैसे विचारक, जैसे पुरुष बंगाल की धरती से नव जागरण का प्रारंभ करते हैं। भारत में चूंकि भारत की स्थिति उस समय बड़ी संकीर्ण मानसिकता में, संकीर्ण विचारधारा में भारत जी रहा था। भारत में अनेक कुरीतियां थी, धर्म की रूढ़िवादिता का उस समय बोलबाला था, जिसकी चर्चा हम आगे करते भी रहेंगे, करेंगे भी। तो इन सब चीजों को देखते हुए ब्रह्म समाज, आर्य समाज या प्रार्थना समाज या राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंगाल की कुरीतियों को लेकर के, भारत की कुरीतियों को लेकर के इन संस्थाओं की स्थापना की, और इनके आधार पर उन तमाम कुरीतियों को बदलने का प्रयत्न किया। जैसे उसमें एक दो का संकेत अभी आपको कर दें कि जैसे उसमें विधवा विवाह, जैसे उसमें सती प्रथा, जैसे उसमें बाल विवाह जैसी निंदनीय प्रवृत्तियां मौजूद थी, जिनका इन संस्थाओं ने और इन महापुरुषों ने खंडन किया, उनके विद्रोह में खड़े हुए, और विधवा विवाह या विशेष रूप से सती प्रथा का राजा राम मोहन राय ने बड़े मजबूती के साथ विरोध किया और सती प्रथा को बंद भी कराया। तो ये नवजागरण पश्चिम से आया और बंगाल में आपको दिखाई देता है। यही नवजागरण अगर आप देखें तो भारतीय युग या आधुनिक काल की कविता की पृष्ठभूमि कही जा सकती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में चारों कालों में, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल,
आधुनिक काल सबसे महत्वपूर्ण काल है। कुछ लोग भारतीय काल को क्रांतिकारी काल भी कहते हैं, युगांतकारी काल भी कहते हैं। थोड़ा अगर पीछे हम जाएं, अगर भक्ति काल को देखें, तो भक्ति काल धार्मिक जागरण के हिसाब से हिंदी का सबसे अच्छा काल माना गया, जिसे हम हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहते हैं। लेकिन उसमें जो समन्वय था, उसमें जो सामाजिक परिस्थितियां थी, उसमें जो राजनीतिक परिस्थितियां थी और जिनमें साहित्य का निर्माण हुआ, वो समस्त धर्म के इर्द गिर्द घूमती रही, अर्थात भक्ति के इर्द गिर्द घूमती रही। लेकिन हिंदी साहित्य का आधुनिक काल एक युगांतकारी काल था। ये काल भारत के भविष्य का स्वर्णिम इतिहास लिखने जा रहा था। ये काल भारत को सदियों से गुलामी से मुक्त दिलाने का काल था। इस काल में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही रूढ़िगत मान्यताओं को तोड़ने का यह काल था। तमाम सामाजिक बदलावों का यह काल था और इस काल का जो प्रवर्तन जिन्होंने किया वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके युग के जो कवि हैं, उनके आधार पर इस काल का मूल्यांकन हम लोग कर सकते हैं। देखिए, किसी भी काल के बदलाव के पीछे अगर हम भारतेंदु युग के काव्य की पृष्ठभूमि देखें तो ये कह सकते हैं कि भारतेंदु काल की जो पृष्ठभूमि है, उसके पीछे, उसके बदलाव के पीछे तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं: राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक। देखिए, इस समय बंगाल में पुनर्जागरण का सूत्रपात हो चुका था। ब्रह्म समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज की स्थापना हो गई थी। सामाजिक और राजनीतिक प्रवर्तक के रूप में राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि अरविंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, इन सबका पदार्पण हो चुका था। साहित्य की दृष्टि देखें तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं भी इसी युग में पाठकों के सम्मुख आने लगी थी। इस काल में के कवियों ने जिस तरह की कविता लिखी, उसमें राजभक्ति, देशभक्ति, स्वदेश प्रेम, हिंदी भाषा प्रेम आदि विषयों पर कविताएं लिखी। और सबसे बड़ी बात थी कि इस युग के कवियों ने काव्य की संकीर्ण परंपरा से अपने आप को निकाला और नई परंपरा, नवीन उन्मेष, नई विचारधारा, नए भारत, नए समाज की परिकल्पना प्रारंभ कर दी। तो अगर भारतेंदु युग को समझना है तो हमको थोड़ा थोड़ा संक्षेप में ही भारतेंदु युग के राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि को भी समझना पड़ेगा। अगर हम राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत का जो व्यापार था, भारत विश्व का सबसे बड़ा व्यापार था और यूरोप से भारत का संबंध बहुत पुराना था। मुगलों की स्थापना के बाद भी यूरोप से अनेक व्यापारी भारत आते थे और अपना व्यापार करते थे। मुगलों की अनुमति से अंग्रेज भी भारत आए और उन्होंने अपने व्यापारिक जो केंद्र हैं उनको स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे व्यापार के क्षेत्र में अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। धीरे धीरे अंग्रेज भारत की राजनीति, भारत की सामाजिक व्यवस्था में भी हस्तक्षेप करने लगे। क्योंकि ऐसा माना जाता है, आज भी हम इस बात को मानते हैं कि कूटनीति के मामले में अंग्रेजों से बड़ा विवेक किसी के पास नहीं था। उन्होंने मुगलों की कुछ कमजोरियां, जो मुगलों की कमजोरियां कुछ थी, उन कमजोरियों का फायदा उठाया और धीरे धीरे भारत की राजनीति में अपना आजमाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे भारत पर छोटे छोटे प्रांतों पर कब्जा करना भी शुरू कर दिया। इसी बीच 1757 में
सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला हार गए। ये भारत के या ब्रिटिश शासन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अगर हम देखें तो 1757 से लेकर के 1857 तक लगभग संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। अंग्रेज लगभग हर क्षेत्र में अपना राज स्थापित कर चुके थे। छोटे छोटे जो राज्य बचे थे वो भी अंग्रेजों के अधीन थे, जिन्हें हम सामंती व्यवस्था कहते हैं। कुछ जमींदारी व्यवस्था थी जो अंग्रेजों के अधीन चल रही थी। और भारत के सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक सभी क्षेत्रों पर अंग्रेजों का इस तरह से आप देखें तो कब्जा हो चुका था। चूंकि हमने आपको बताया कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, तो औद्योगिक क्रांति का सबसे बड़ा जो फायदा हुआ वो ये हुआ कि आविष्कार के क्षेत्र में बड़ा काम होने लगा, यानी विज्ञान के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में नई नई मशीनों का निर्माण होने लगा। अंग्रेज चूंकि भारत में राज्य कर ही रहे थे और भारत दुनिया का सबसे संपन्न देश था, कच्चे माल के संदर्भ में या संसाधनों के संदर्भ में, माल के संसाधनों के संदर्भ में। अंग्रेजों ने भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेजना प्रारंभ किया और अपनी कंपनियों में उन कच्चे मालों का एक तैयार फॉर्मेट तैयार करना शुरू कर दिया। जैसे कपास से उन्होंने कपड़े तैयार करना शुरू कर दिया। कच्चा माल यहां से सस्ते में जाता था, किसानों से सस्ते में ले लिया जाता था और फिर उसका तैयार माल जो उसका होता था वो भारत आता था और अधिक महंगा, 2 गुना 3 गुना महंगा बिकने लगा। इससे क्या हुआ कि भारत का कच्चा माल इंग्लैंड जाने लगा, तैयार माल इंग्लैंड से भारत आने लगा। यानी एक तो भारत को अपनी संस्कृत, सभ्यता और अन्य चीजों के माध्यम से अंग्रेज जकड़ने लगे। भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी, भारत गरीब होने लगा, लोगों के पास पैसे की कमी होने लगी, लोग खाने के लिए परेशान होने लगे। इससे शोषण की नीति भी बढ़ी अंग्रेजों की। इस दरमियान धीरे धीरे भारतीयों को ये लगने लगा था कि अंग्रेजी राज्य जो है वो मुगलों से भी बदतर है। शोषण अधिक बढ़ने लगा, टैक्स अधिक बढ़ने लगे, कच्चे माल का दाम नहीं मिल रहा था, तैयार माल महंगा बिकने लगा था। इसी तरह से सिपाहियों में भी एक विद्रोह था, कुछ चीजों को लेकर भ्रांतियां उत्पन्न हुई और भारत में 1857 में स्वाधीनता संग्राम, जिसे जन आंदोलन भी कहा गया, स्वाधीनता संग्राम आंदोलन हुआ 1857 में। यद्यपि यह आंदोलन भारत के पक्ष में नहीं रहा, भारत जीता नहीं, लेकिन 1857 का जो आंदोलन था, ऐसा मुझे लगता है कि 1947 के भारत आजादी की एक भूमिका वहां तैयार हो गई। 1857 के आंदोलन के बाद भारतीयों में एक नवीन चेतना राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी जनता के प्रति तेजी से बढ़ने लगी। यद्यपि 1857 का विद्रोह दबा दिया गया। 1858 में 57 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता लेकर के महारानी विक्टोरिया के हाथ में सत्ता चली गई, यानी ब्रिटिश शासक ने उसको ले लिया। विक्टोरिया ने 1858 में एक घोषणा पत्र जारी किया और उस घोषणा पत्र को देखने के बाद, अब उस घोषणा पत्र में इतनी अच्छाइयां थी, यद्यपि ये एक झूठा घोषणा पत्र भी बाद में इसको कहा गया। विक्टोरिया ने उस घोषणा पत्र में कहा
कि वो प्रजा के हित में काम करेंगी, प्रजा पर किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा, किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होगा, कर में वृद्धि नहीं होगी, कर को कम किया जाएगा, टैक्स को कम किया जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में भारतीयों को प्रोत्साहित किया जाएगा, शिक्षा के आधार पर भारतीयों को नौकरी दी जाएगी, अर्थात समानता का भाव उत्पन्न किया जाएगा। इस घोषणा पत्र को जारी होने के बाद भारत में और खासतौर से विक्टोरिया के हाथ में जब शासन आया ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद, तो भारतीय जनता में एक खुशी की लहर दौड़ गई। उनको लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर अन्याय करती थी, हमारा शोषण करती थी, लेकिन विक्टोरिया के हाथ में शासन आया और जैसा कि उन्होंने कहा, जैसा कि उन्होंने वादा किया, इससे हिंदुस्तानियों को लगने लगा कि अब भारत में स्वर्णिम समय आ गया, अब भारत में सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये मात्र एक झूठा घोषणा पत्र ही साबित हुआ। 1857 से थोड़े दिन के बाद ही, और एक बात यहाँ और आपको बता दें कि 1857 का जो घोषणा पत्र था, इसके आने के बाद भारत की जनता ही नहीं, भारत के कवियों ने, भारत के विचारकों ने, भारत के लेखकों ने भी विक्टोरिया के प्रशंसा मुक्त कंठ से की। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश अपने असली रूप में आने लगे। वही दमन, वही शोषण, वही दोहरापन। और स्थिति ये हुई कि 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगा करके भारतीय भाषाओं में छपने वाले समस्त पत्रों को बंद कर दिया गया। सिर्फ अंग्रेजी अखबार छपेंगे। इसका मतलब कि कोई भी बात, कोई भी विद्रोह पत्र के माध्यम से भारतीय जनता के पास पहुंच नहीं पाएगा। अब देखिए, ये सब कारण कितने बड़े कारण बन रहे हैं। लेकिन इसका विरोध हुआ, इस पर विद्रोह हुआ और 1882 में यह प्रेस एक्ट समाप्त भी हुआ। लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हुई। और जब स्थिति सामान्य नहीं हुई, ऐसी स्थिति में धीरे धीरे, जैसे मैंने अभी आपको गांधी जी का नाम लिया था, ऐसे बहुत सारे लोग सामने आए और 1885 में भारतीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। ठीक, अब ये छोटा सा राजनीतिक पृष्ठभूमि। इसी तरह से सामाजिक पृष्ठभूमि को थोड़ा सा समझ लिया जाए। देखिए, जिस समय आधुनिक युग आया, या आधुनिक युग से पहले, मैंने आपसे पहले ही कहा कि कोई युग तत्काल या समय रातों रात नहीं आ जाता। उससे 10-20 साल पहले से उसकी भूमिका बनती है, 30 साल पहले से, और 30 साल के बाद तक उसकी भूमिका बनती रहती है। जो ये आधुनिक काल का समय था, सामाजिक दृष्टि से निश्चित रूप से बहुत खराब था। समाज में सामाजिक द्वेष की स्थिति तेजी से बढ़ रही थी। जातिगत जो भेद थे, जो जातिगत द्वेष थे, वो बढ़ रहा था। समाज में अशिक्षा के कारण संकीर्णता बढ़ रही थी। समुद्र यात्रा को पाप माना जा रहा था। इस समय तक देखिए अगर, तो समाज दो भागों में बढ़ चुका था। एक वर्ग में वो लोग खड़े थे जो प्राचीन मान्यताओं के पुजारी थे, जिनका ये मानना था कि जो परंपरा कह रही है, जो धर्म कह रहा है, जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, जो हमारे पुरोहित कह रहे हैं, जो हमारे कर्मकांड कह रहे हैं, उन्हीं के आधार पर काम किया जाए या काम किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्चित रूप से अनिष्ट हो जाएगा या समाज के लिए हितकर नहीं होगा। लेकिन इसी समाज में एक दूसरा वर्ग सामने आ रहा था और वो पक्षधर था नवीनता का। वो चाहता था कि भारत में नवीन चीजों का निर्माण हो। जिस प्रकार से यूरोप में नई नवीन चीजों का निर्माण हो रहा है, क्रांति हो रही है, उसी तरह भारत में भी क्रांति हो। शिक्षा के क्षेत्र में, जाति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में दूसरा वर्ग इस पक्ष में था। अंग्रेजों का शासन, चूंकि मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों का शासन पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। अंग्रेजों को मैंने आपको यह भी बताया, फूट डालो राज करो, ये अंग्रेजों का सबसे बड़ा हथियार था। अंग्रेज ये मानते थे कि भारत पर राज्य करने के लिए इन तमाम चीजों को जीवित रखना होगा।
जातिगत द्वेष, धर्मगत द्वेष, अशिक्षा, ये सारी चीजें अगर भारत में रहेंगी तो राज्य करना आसान होगा। इसके अलावा अंग्रेजों ने मादक वस्तुओं का प्रचार प्रारंभ कर दिया। शराब, मदिरा जिसे शराब के सेवन की पक्षधरता या उसका प्रचार प्रसार अंग्रेजों ने किया, जिससे सामाजिक स्थिति और बिगड़ी। इसके अलावा हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच में धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर विभेद उत्पन्न करने का बार बार प्रयास चल रहा था। इस समय भारत में पर्दा प्रथा अपने चरम पर थी। स्त्री शिक्षा पर पूरी तरह से रोक थी। स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकल सकती। स्त्रियों का काम घर के अंदर है। स्त्रियां पर्दा में रहेंगी, शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती। इसके अलावा बाल विवाह, दहेज प्रथा और वृद्ध विवाह, ये तीन, और सती प्रथा, ये तीन चार जो जिसे कह सकते हैं कि भारत की सामाजिक व्यवस्था में कोढ़ की तरह काम कर रहे थे या कोढ़ में खाज की तरह काम कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चों का विवाह हो जा रहा था। 12, 15, 16 साल की अनेकों लड़कियां विधवा होकर घर में बैठी हैं, ससुराल का मुंह तक नहीं देखी और विधवा जीवन यापन कर रही हैं। और उस समय का विधवा जीवन अगर आप देखें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दहेज प्रथा इतना ज्यादा थी कि निर्धन व्यक्ति अपने लड़की की शादी नहीं कर पाता था। फिर क्या करता था, किसी वृद्ध के साथ या जो दूसरी, तीसरी, चौथी शादी जिस उसके साथ लड़कियों की शादी कर। तो इस प्रकार से सामाजिक जो व्यवस्था थी वो भी चरमरा रही थी। लेकिन बंगाल के केशव चंद्र सेन बाल विवाह, दहेज प्रथा, वृद्ध विवाह के खिलाफ प्रयास कर रहे थे, लड़ रहे थे, आवाज उठा रहे थे, जनता को जागृत कर रहे थे। और उनके प्रयास से बाल विवाह और बहु विवाह पर 1872 में रोक लग गई, सरकार ने रोक लगा दिया। इसी समय समाज में एक और समस्या खड़ी हुई और वो समस्या थी नर बल की। आप देखिए कि सामाजिक स्थिति क्या उस समय थी। उस समय नर बल जैसी पाशविक प्रथा भी समाज में आ गई थी। पुत्र की प्राप्ति के लिए किसी को पुत्र नहीं हो रहा है, किसी तांत्रिक ने बताया कि किसी बालक की बलि दे दो, पुत्र हो जाएगा। राजा को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नर बल की पाशविक प्रवृत्ति इस समय बढ़ी। सती प्रथा का विरोध तो चूंकि चल ही रहा था। दूसरी तरफ समाज में धर्म के क्षेत्र में भी बहुदेववाद, अनेक देव, सबके अपने अपने देवता, रूढ़ प्रियता, रूढ़िता और अंधविश्वास। सबसे बड़ा जो दर्द समाज को दे रहा था वो था अंधविश्वास। जो जैसा चल रहा था वैसा ही होना चाहिए। अगर सती प्रथा चल रहा था तो उसका कोई तर्क नहीं। राजा राम मोहन राय ने इस पर अनेक तर्क दिए, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। तो अंधविश्वास चरम पर था। और इसी के साथ साथ कर्मकांड की जो स्थिति है, कर्मकांड के को भी बढ़ावा दिया जा रहा था। इन सबके खिलाफ, इन सबके विपक्ष में आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज खड़ा था। और ये संस्थाएं समस्त रूढ़िवादी मनोवृत्तियों का विरोध कर रही थी और जिसके परिणाम स्वरूप एक नया जागरण भारत में भी देखने को मिल रहा था या आगे मिला। तो अगर देखा जाए तो साहित्यिक सामाजिक प्रवृत्ति भी या सामाजिक परिवेश भी उस समय का आधुनिकता की मांग कर रहा था। इसके बाद आ जाते हैं साहित्यिक जो उसके पृष्ठभूमि थी आधुनिक काल की। चूंकि हमने आपको बताया कि 1857 से पहले हम रीतिकाल मानते हैं, ठीक है। 1857 से 1900 का समय हम भारतीय काल मानते हैं, या 1857 से हम हिंदी साहित्य का आधुनिक काल मान लेते हैं। 1857 से पहले रीतकालीन परंपरा थी। रीतकालीन परंपरा अर्थात अंग्रेजों के समय से पहले जो मुगलों का शासन था, जिन्हें हम सामंती व्यवस्था के आधार पर या जिन्हें हम दरबारी विलास के आधार पर कह सकते हैं कि जो राजाओं का शासन था, कवियों ने
1857 रीतकालीन परंपरा में दरबारी विलास से, दरबारी हास परिहास से परिपूर्ण रचनाएं कर रहे थे। और कारण उसका यह था कि साहित्यकारों की जीविका का उपार्जन भी, साधन भी साहित्य में यही था। दरबारों में कविताएं सुनाते थे, उससे मिलने वाले धन से जीविका उपार्जन करते थे। जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी को प्रसन्न करेंगे तो आपको धन मिलेगा। अगर ऐसी प्रवृत्ति साहित्य में है तो फिर इसका अनुमान सहजता से लगा लिया जाना चाहिए, या लगाया जा सकता है कि वो राजा की खुशी के लिए, राजा के हास परिहास के लिए, उनके विनोद के लिए, उनके सौंदर्य के लिए, उनके प्रेम के लिए ही कविताएं लिखी जा रही थी। इसके कारण रीतकाल का जो हमारा साहित्य है उसमें चतुर्मुख विकास साहित्य का नहीं हो पाया। और इसीलिए जब हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के रूप में हम लोग पढ़ते भी हैं तो रीतकाल पर बहुत इस संदर्भ को लेकर बड़ी बहस होती है कि रीतकाल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में या समाज को बहुत कुछ नहीं दिया। हालांकि ये पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन हाँ ये सही है कि चतुर्मुख विकास नहीं हुआ। कुछ कवियों को छेड़कर रीतकाल के लगभग सभी कवि जो है वो दरबारी विलास से परिपूर्ण रचनाएं ही लिख रहे थे। लेकिन जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन हो गया। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों के शासन के उपरांत, यानी ब्रिटिश शासन के उपरांत राजाश्रय समाप्त हो गया। तो जाहिर सी बात है कि राज्य की जो परंपरा थी, राजकवियों का शासन भी समाप्त हो गया। कवि राजाओं को छोड़कर अब जनता के साथ या जनता के संपर्क में आने लगे, जो कवियों का मूल लक्ष्य होना चाहिए। हम ये मानते हैं कि एक कवि का मूल लक्ष्य जनता से संपर्क है, जनता की भाषा, जनता की वेदना, जनता की खुशी, जनता के सरोकारों से कवियों को एकाकार होना ही चाहिए, जो रीतिकाल में नहीं दिखाई देता। यहां से अगर आप देखिए तो जन साहित्य का प्रणयन शुरू हुआ, अर्थात आधुनिक काल के संदर्भ में आने से पहले दरबारी संस्कृत का लोप हो गया। और शिक्षा के क्षेत्र में देखिए अंग्रेजों के आने से कुछ परिवर्तन भी अच्छे हुए, कुछ नवजागरण का प्रभाव भी पड़ा जो मुगलों के समय में नहीं था। जैसे शिक्षा को लेकर, अंग्रेजी शिक्षा को लेकर के सबसे पहले 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया गया। इसके बाद 1817 में हिंदू कॉलेज, 1823 में आगरा कॉलेज, 1824 में दिल्ली कॉलेज, 1837 में बरेली कॉलेज की स्थापना हुई। इसके अलावा बंबई में हुआ, कलकत्ता में भी और कॉलेज खुले। तो इस तरह से इन कॉलेजों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में भारतीयों को भी स्थान मिलना प्रारंभ हो गया। अर्थात देखिए, जब समाज शिक्षित होगा तो फिर देश भी शिक्षित होगा। देश का विकास तभी होगा जब समाज का विकास होगा। समाज का विकास नहीं होगा तो देश का विकास भी संभव नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई। नवीन शिक्षा के द्वारा, नई शिक्षा के द्वारा नवजागरण में भी तेजी आई। कविता के क्षेत्र में जहां एक और तुलसी, कबीर, सूर्य के उपदेशात्मक पदों को आधार बनाया गया, वहीं बिहारी मतीराम के श्रृंगारपुर रचनाओं का भी अनुपालन होने लगा। दोनों का हो रहा था। लेकिन आधुनिक काल में भक्ति और रीति काल के जो शैली थी, कवित्व, दोहे के साथ साथ नए साहित्यिक गीतों और लोकगीतों की रचना भी प्रारंभ हो गई। अर्थात एक तरफ पुरातन शैली, प्राचीन शैली, और दूसरी तरफ नवीन शैली। नवीन शैली का जो प्रादुर्भाव हुआ या जो नवीन शैली को जोड़ा गया, उसके मूल में यही था कि साहित्य को जनता से जोड़ा जाए। इसीलिए भारतन जी इस युग में युग नायक के रूप में आए और उन्होंने लोकगीतों को या गीतों या लोक के तमाम शैलियों का उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से प्रणयन किया। ये समय भाषा के क्षेत्र में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया। देखिए, आधुनिक काल से पहले यानी रीति काल तक ये माना जाता था कि कविता सिर्फ ब्रजभाषा में ही हो सकती है।
अर्थात कविता ब्रजभाषा के अलावा किसी भाषा में नहीं हो सकती। आधुनिक काल में इस मान्यता को टूटते हुए देखा गया और खड़ी बोली का, पद्य का और गद्य का आंदोलन तेजी से बढ़ा। ब्रजभाषा के पक्षधर में अगर देखिए आधुनिक युग के कवियों में देखा जाए तो प्रताप नारायण मिश्र को लिया जा सकता है, और खड़ी बोली के पक्ष में देखा जाए तो श्रीधर पाठक का नाम लिया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि साहित्य के दृष्टि से यह युगांतकारी युग रहा, जिसमें गद्य साहित्य का भी विकास हुआ और तमाम नवीन अन्वेष हुए, और इस आधुनिक काल के परिवर्तन के जो प्रवर्तक थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो युग है वो उन्हीं के नाम से भी पड़ा है। तो अगर आपको भारतेंदु युगीन कविता को समझना है तो ये तीन चीजें हमने आपको संक्षेप में समझाने का प्रयत्न किया। अब हम लोग भारतेंदु पर भी थोड़ी सी बात करें, क्योंकि ये युग भारतेंदु के नाम पर ही है। भारतेंदु जी का जन्म जो है 9 सितंबर 1950 को काशी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद एक उच्च कोटि के कवि थे। भारतेंदु जी 5 वर्ष की अवस्था में, उम्र में 5 वर्ष की उम्र में पहली बार कविता लिखी। उस कविता को देखकर इनके पिता बड़े गदगद हुए, प्रसन्न हुए, और उन्होंने अनुमान लगाया और आशीर्वाद भी दिया कि तुम बहुत नाम कमाओगे। लेकिन दुर्भाग्यवश कह लीजिए कि भारतेंदु के ऊपर से माँ बाप का साया बहुत जल्दी हट गया था। भारतेंदु 11 वर्ष की उम्र में, मात्र 11 वर्ष की अवस्था में, ध्यान दीजिएगा, जगन्नाथपुरी की यात्रा करते हैं। देश की दुर्दशा को देखते हैं उस यात्रा के दौरान, और देश सेवा का व्रत, हिंदी के उद्धार का व्रत लेते हैं, और देश के प्रति, समाज के प्रति और साहित्य के प्रति अपनी साधना तेज कर देते हैं। शुरू में उन्होंने प्रारंभ में एक स्कूल भी खोला, चौखंबा स्कूल जिसका नाम था, और अपनी भाषा पर उन्होंने विशेष आग्रह किया, अपनी भाषा पर विशेष जोर दिया। उनका मानना था कि अगर आपको उन्नति करनी है, आपको जीवन में कुछ पाना है, तो आप अपनी भाषा पर गर्व करिए, अपनी भाषा की उन्नत करिए, अपनी भाषा को आगे बढ़ाइए, किसी भाषा का विरोध मत करिए। भाषा सब अच्छी होती है, लेकिन अपनी भाषा पर व्यक्ति को गर्व होना चाहिए। इसी को संदर्भित करते हुए उन्होंने एक कविता लिखी जो बहुत चर्चित है, आप लोग पढ़े भी होंगे। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं हो। अर्थात अपनी भाषा की उन्नति में ही सबकी उन्नति है, और अपनी भाषा में ही समस्त पीड़ाओं को मिटाया जा सकता है। अपनी भाषा को आधार बनाया उन्होंने, और तत्कालीन समाज की सभी विसंगतियों, कुरीतियों पर लेखनी चलाई। भारतेंदु जी का जो जन्म मैंने आपको बताया कि 1850 में हुआ, तो भारतेंदु जी का जीवन और साहित्यिक जीवन दोनों बहुत छोटा रहा, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन का भी संपादन किया, जो सामाजिक विकास में बहुत काम है। ठीक है, भारतेंदु जी का जो, अगर आप देखा जाए तो भारतेंदु जी काव्य का विकास कैसे हुआ, कैसे भारतेंदु जी के कवियों ने रचनाएं की और क्या क्या चीजें थी, इस पर संक्षेप में आपसे बात करना चाहेंगे। कि काव्य के दृश्य से देखिए, अगर देखा जाए तो आधुनिक काल या भारतेंदु काल, जिसे हम दोनों काल एक ही है जहां से शुरुआत होती है। भारतेंदु युग जो है ये संक्रांत का युग था। संक्रांत का युग, संक्रांत का मतलब होता है जहां जो दो धाराएं मिल रही, जहां दो चीजें मिल रही हो, उसे हम संक्रांति युग कहते हैं। अब यहां देखिए, एक तरफ प्राचीन परंपरा यानी कि जो भक्ति काल, रीत काल से आ रही कविता, और दूसरी तरफ नवीन काव्य शैलियां। नवीन, एक तरफ प्राचीन ब्रजभाषा और दूसरी तरफ खड़ी बोली। एक तरफ प्राचीन मान्यताएं और दूसरी तरफ नवीन मान्यताएं। तो ये इस समय देखिए अगर, तो दो तरह की काव्य परंपराएं या दो तरह की धाराएं दिखती हैं। और इस तरह से अगर देखा जाए तो भारतेंदु युग के अगर कवियों को बांटा जाए तो 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। यानी भारतेंदु युग में 3 प्रकार के कवि मिलते हैं। एक वो कवि हैं जो आधुनिक परंपरा के बिल्कुल पक्षधर नहीं थे,
यानी प्राचीन परंपरा के पक्षधर थे और आधुनिक परंपरा को एक सिरे से खारिज करते थे, चाहे वो भाषा के स्तर पे हो, चाहे तथ्य के स्तर पे हो। दूसरे कवि वो थे जो लेखन तो रीतकालीन परंपरा, भक्तिकालीन परंपरा के आधार पर किए। सोच जो थी वो उनकी पुरानी रूढ़िवादी सोच थी, लेकिन धीरे धीरे भाषा के स्तर पर, कथ्य के स्तर पर, विचार के स्तर पर उनमें नवीनता आती है और वो नवीन काव्यधारा की तरफ अग्रसर होते हैं। इनमें पहला नाम अगर लिया जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, दूसरा प्रेमधन का नाम ले सकते हैं, प्रताप नारायण मिश्र का नाम ले सकते हैं और राधाचरण गोस्वामी का नाम ले सकते हैं। इन लोगों ने अपने साहित्य का आरंभ प्राचीन परंपरा के आधार पर किया, भक्ति के आधार पर, श्रृंगार के आधार पर किया, लेकिन धीरे धीरे उस भक्ति और उस श्रृंगार में समाज को जोड़ते चले गए, जनता को जोड़ते चले गए। तीसरे प्रकार की एक और परंपरा इस काल में दिखाई देती है, जो प्राचीन काव्य परंपरा को एक सिरे से खारिज कर देती। इसमें अगर नाम लिया जाए तो बाल मुकुंद गुप्त का नाम सरोपर लिया जा सकता है। इस युग के कवियों में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, रामकृष्ण दास, इन कवियों को प्रमुख कवियों में अगर देखा जाए तो इनको लिया जा सकता है। भारतेंदु युगीन कवियों ने अपने काव्य में राजभक्ति, इस पर भी हम अभी आपसे बात करेंगे आगे, राजभक्ति, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, प्रेम सौंदर्य एवं समाज सुधार से संबंधित कविताओं को ही अपनी काव्य की शैली बनाया या काव्य का आधार बनाया। इन कवियों ने, चूंकि प्रारंभिक देश भक्तिपरक कविताएं हैं जो परंपरा चली आ रही हैं, श्रृंगार परक कविताएं भी हैं, और फिर इसी हिसाब से कविताओं का चयन ये करते और बढ़ते आगे चले जाते हैं। इस युग में भक्तिपरक कविताएं हैं। अगर देखा जाए तो भक्तिपरक कविताएं जो प्रभाव है इन पर, वो देखा जाए तो सूर, तुलसी या बिहारी, इनका प्रभाव भक्त काल के इस भारतेंदु काल के भक्तपरक कविताओं पर देखा जा सकता है। भारतेंदु काल के कवियों ने भी ईश्वर का गुणगान, रूप सौंदर्य, राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन, प्रेम के महत्व का और राधा कृष्ण के मिलन का को आधार बना करके अनेक काव्यों की रचना की। भारतेंदु की अगर देखा जाए तो भारतेंदु का भक्त सर्वस्व, देवी छद्म लीला, प्रेम मालिका, दैन्य प्रलाप, इस प्रकार की कविताओं से भरा पड़ा हुआ है। भारतेंदु जी मूलतः सगुण भक्त के पक्षधर थे, लेकिन जिसे हम वैष्णव भक्त भी कह सकते हैं, वो राधा कृष्ण के प्रेम को भी चित्रित करते थे। इस युग के कवि ज्यादातर राधा कृष्ण के प्रेम को ही व्यंजित करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इन कवियों ने भक्ति के आधार को भी, भक्ति को भी समाज से जोड़ने का बड़ा सुंदर प्रयत्न किया। यानी ईश्वर की स्तुति में भी सामाजिक चेतना, ईश्वर की स्तुति में भी राजनीतिक चेतना, देश की चेतना, देश का सर्वांगीण विकास, समाज का सर्वांगीण विकास। अगर वो ईश्वर की प्रस्तुति कर रहे हैं, ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, अपनी इस प्रस्तुतियों के माध्यम से ईश्वर की अगर वो स्तुति कर रहे हैं, उसमें भी सामाजिक संबंध दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये नव जागरण के पक्षधर थे, इसलिए भक्ति को भी नव जागरण की तरफ मोड़ रहे थे। जहां तक भारतेंदु जी की बात की जाए, चूंकि भारतेंदु जी इस युग के नायक थे, भारतेंदु जी ने सभी धर्मों पर कविताएं लिखी। वो जैन मंदिर भी जाते थे, वो गुरुद्वारा भी जाते थे, जैनियों पर भी उन्होंने साहित्य, जैन धर्म पर भी उन्होंने साहित्य लिखा, सिख गुरु नानक पर भी उन्होंने कविता लिखी और इस्लाम पर भी उन्होंने लिखा। यानी कि कुरान का आप देखिए तो कुरान का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। यानी भारतेंदु का यह मानना था कि धर्म, एक बार वो जैन मंदिर चले गए थे तो लोगों ने उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया, तो भारतेंदु जी कहा कि धर्म सब बराबर है, सभी धर्मों का मूल एक ही लक्ष्य है, मानव हित। तो भारतेंदु का मानना था कि सभी धर्मों का सम्मान भारत में होना चाहिए। उनकी भक्तिपरक कविताओं में ये चीजें दिखाई देती है। दूसरी विशेषता के रूप में अगर हम देखें तो श्रृंगार परक कविताओं को ले सकते हैं। इस युग की श्रृंगार परक कविताओं पर देखिए सूर का प्रभाव है और बिहारी का प्रभाव है।
सूर्य के श्रृंगार का भी वर्णन या सूर्य के श्रृंगार पद्धति का भी जो वर्णन है इस युग के कवियों ने किया है। श्रृंगार में बस अंतर क्या आया, रीतकाल और भारतीय नवीन कविता के श्रृंगार में अंतर सिर्फ इतना है कि रीतकाल के श्रृंगार में राजा और मनसबदारों की चाकरी है, अर्थात राजा को एन केन प्रकारेण प्रसन्न करना ही कवि का दायित्व है। लेकिन भारतीय नवीन कविता में यह बात दिखाई नहीं देती। भारतीय ने श्रृंगार का वर्णन किया है, राधा प्रेम का वर्णन किया है, लेकिन इस प्रेम में एक स्वच्छता, एक मौलिकता दिखाई देती है। प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षण, होली, बसंत होली, प्रेम तरंग भारतेंदु की सौंदर्यपरक रचनाएं हैं। घनानंद ने प्रेम को कठिन मार्ग माना। वो अपने कवित्व में लिखते हैं कि यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धामनो है। यानी घनानंद प्रेम को सबसे कठिन मार्ग मानते हैं और उनका मानना है कि प्रेम आसान नहीं है, यह तलवार की धार पर दौड़ने के बराबर है। अब आप देखिए, एक तरफ घनानंद ये लिखते हैं, दूसरी तरफ प्रेम सरोवर में भारतेंदु ने भी प्रेम की परिभाषा दी है। भारतेंदु ने भी प्रेम की कठिनाइयों का वर्णन किया है। वो भी कहते हैं, प्रेम सरोवर की है तीर्थ विधि परमान, लोक वेद को प्रथम ही देहु तिलांजलि दान। यानी प्रेम कठिन तो निश्चित रूप से है और लोक वेद को आपको छोड़ना, तिलांजलि देना ही पड़ेगा। इसी तरह राधा कृष्ण के मिलन पर भी भारतेंदु लिखते हैं, बात बिनु करत पिया बदनाम, कौन हेतु वह लाज हरे, मम बिना बात बेकाम। यानी राधा कृष्ण के मिलन की बात कर रहे हैं। तो अगर भारतेंदु जी को देखा जाए, भारतेंदु जी की कविताओं पर देखा जाए या इस युग के अन्य कवियों की कविताओं पर देखा जाए, तो रीतकाल का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। भारतेंदु जी ने अपनी प्रेम परक कविताओं में एक जो सबसे बड़ी जिसे हम कह सकते हैं भेद जो कह सकते हैं कि रीतकाल के प्रेम और भारतीय काल के प्रेम में एक भाषा के स्तर पर भी भेद है। रीतकाल में जहाँ संस्कृत निशब्दों का प्रयोग हो रहा था, रीत शैली में जहाँ कविताएं लिखी जा रही, वहीं भारतेंदु जी ने अपनी प्रेम परक कविताओं में पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, उर्दू के साथ लोक संगीत और राग रागनियों का खूब प्रयोग किया। भारतेंदु जी का मानना था कि परंपरा को लोकजन और लोक मन से जोड़ने का काम साहित्यकार को करना चाहिए। इसके बाद हम बात कर सकते हैं राजभक्ति परक कविताएं भारतेंदु युग की। भारतेंदु की या भारतेंदु युग की जो प्रारंभिक कविताएं हैं, भारतेंदु युग के समस्त कवियों ने जो कविताएं जहां प्रारंभ होती है 1857 के बाद, उन कवियों की कविताओं में ब्रिटिश शासनाध्यक्षों के प्रति एक राजभक्ति, एक देशभक्ति दिखाई देती है। चाहे वो प्रेमघन हो, चाहे भारतेंदु हो, सभी की कविताओं में दिखाई देती है। चाहे अंबिका दत्त व्यास हो। जब 1858 में विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया तो भारतेंदु जी उस घोषणा पत्र से बहुत प्रसन्न थे और भारतेंदु ही नहीं, उस काल के समस्त कवि उस घोषणा पत्र से बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने विक्टोरिया की प्रशंसा करते हुए लिखा, पूरी अमी की कटोरियां की चिरजियो सदा विक्टोरिया रानी, सूरज चंद प्रकाश करे जब लौ रहे सातों सिंधु में पानी। विक्टोरिया की प्रशंसा करते हुए भारतेंदु लिखते हैं कि सूरज चंद प्रकाश करे जब लौ रहे सातों सिंधु में पानी, तब तक आप जीवित रहे। इसी तरह विक्टोरिया की प्रशंसा करते हुए अंबिका दत्त व्यास भी लिखते हैं कि जयति राज राजेश्वरी, जय जय परमेश। अब आप देखिए कि विक्टोरिया की बातों में उस युग का कवि आ गया था और वो विक्टोरिया की प्रशंसा कर रहा है। दूसरी चीज, भारतेंदु जी को ये लगता था कि
जो भी इंग्लैंड से आ रहा है या ब्रिटिश सत्ता का जो भी व्यक्ति आ रहा है, अगर वो भारत की स्थिति को विक्टोरिया से बताएगा जा करके या विक्टोरिया को पता चलेगा, तो विक्टोरिया भारत के लिए और अच्छे काम करेगी। विक्टोरिया के द्वितीय पुत्र ड्यूक ऑफ एडिनबरा 1869 में भारत आए। उनके आगमन पर भारतन जी लिखते हैं कि जाके दरस हित सदा नयन मरत पियास, सो मुख चंद बिलोक हैं पूरी सब मन आस। आप देखिए कि जाके दरस हित सदा नयन मरत पियास, जाके दर्शन मात्र के लिए। इसके बाद प्रिंस की शादी होती है रूसी राजकुमारी से और वो 1875 में फिर भारत आते हैं और उनके आगमन पर भारतन फिर उनके स्वागत में गीत लिखते हैं कि स्वागत स्वागत धन्य तुम भावी राजधिराज, भई सनाथ भूमिया परसि चरण तुम आज। स्वागत करते करते इतना भाव विभोर हो जाते हैं, उनको राजधिराज की उपाधि देते हैं और वो कहते हैं कि भारत आज आपके आगमन से सनात हो गया, तुम्हारे चरण पढ़ने से भारत धन्य हो गया। भारतन इस तरह से उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। यद्यपि भारतन की या भारतन युगीन खासतौर से भारतन पर इस तरह की कविताएं जब पाठकों ने पढ़ी या आलोचकों ने पढ़ी तो उन पर ब्रिटिश राज के प्रति वफादारी का भी आरोप लगा। यद्यपि ये गलत है। इसलिए गलत है कि देखिए, भारतेंदु का जन्म एक जमींदारी परिवार में हुआ था जो ब्रिटिश सत्ता के नजदीक था। ब्रिटिशों से भारतेंदु का यानी अंग्रेजों से भारतेंदु का शुरू से एक लगाव था, मिलाव था। और चूंकि भारतेंदु पहली जब कविताएं लिख रहे हैं उस समय, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब खत्म हो जाती है उस समय भारतेंदु की उम्र ही कितनी होती है। जिस समय 8 साल की उम्र में विक्टोरिया का शासन आता है, भारतेंदु जब लिखते हैं तो 8-10 साल की उम्र में कविता लिख रहे हैं भारतेंदु, ये कितनी बड़ी बात है। तो उस समय उनको ऐसा लग रहा था कि निश्चित रूप से ब्रिटिश शासन में विक्टोरिया के हाथ में जब शासन चला गया है तो भारत एक स्वर्णिम दौर से गुजरेगा। लेकिन बाद में उनको 1860 तक पहुंचते पहुंचते यानी 2-3 साल में ही उनको ये लगने लगा कि ये सब लुभावने वादे हैं और घोषणा पत्र झूठा है, विक्टोरिया झूठ बोल रही हैं। और जब उनकी देश पर भक्ति परक कविताएं आती हैं तो वो कहते हैं, वो मानते हैं कि 1858 का जो घोषणा पत्र था वो झूठा था, क्योंकि देश की राजनीति जो है 1-2-3 सालों में ही बिगड़ने लगी। मैंने आपसे कहा कच्चा माल इंग्लैंड जाने लगा, तैयार माल भारत आने लगा। यानी कि जो कच्चा माल था, चाहे वो लकड़ी का हो, चाहे वो कपास का हो, चाहे खान पान का हो, वो सब विदेश जाने लगा और वहां से महंगा जो चीज आता था महंगा मिलता था। तो एक तरह से आर्थिक दबाव बढ़ने लगा, राजनीतिक स्थिति बिगड़ने लगी। जितने भी वायसराय आते थे सब शोषण करना प्रारंभ कर दिए। भारतीयों को दोयम दर्जे का समझा जाता था, गुलाम समझा जाने लगा था। और इसी तरह देखिए तो सामाजिक और धार्मिक कुरीतियां भी बढ़ रही थी। तो भारतेंदु जी ने, चूंकि ये धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों को भी भारतेंदु जी ने जिम्मेदार ठहराया। और जब इन सारी चीजों को देखा तो बलिया के एक सम्मेलन में भारतेंदु जी ने अंग्रेजों के हैजा जैसी बीमारी कहा और विजय वल्लरी या विजय वैजंती जैसी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों के शासन का या शासन में हो रहे शोषण का उल्लेख किया। उन्होंने उजागर किया कि किस प्रकार से अंग्रेज हमारे देश पर अत्याचार कर रहे थे, किस प्रकार से भारतीयों को दोयम दर्जे का समझ रहे हैं। नए जमाने की मुकरी उन्होंने लिखा, उसमें उन्होंने लिखा, भीतर भीतर सब रस चूसै, हंस हंस के तन मन धन मूसै, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। वो जान गए थे कि अंग्रेज सज्जनता का ढोंग कर रहे हैं, जबकि भीतर ही भीतर भारत का रस चूसते चले जा रहे हैं। भारतेंदु की अगर पूर्ववर्ती रचनाओं को देखिए, बाद की रचनाओं को देखिए, तो भारतेंदु की रचनाओं में राष्ट्रभक्ति दिखाई देती है। भारतेंदु की पूर्ववर्ती जो रचनाएं हैं वो राष्ट्रभक्ति से संबंधित हैं। और बल्कि ये कह लीजिए कि भारत की आजादी में का बीज जो था वो भारतेंदु की राष्ट्रीय कविताओं में डाल दिया गया था। भारतेंदु की इन राष्ट्रीय कविताओं का प्रभाव अगर देखना हो तो आप अगली आपकी जो इकाई है द्विवेदी युगीन कविताओं को देख लीजिए।
भारतेंदु ने राष्ट्रभक्ति से संबंधित कविताएं भी लिखी और जो उनके पूर्ववर्ती कविताओं में, जैसे मैंने कहा कि द्विवेदी युग में दिखाई भी सकती है। भारतेंदु ने भारत के, और भारतेंदु ही नहीं बल्कि भारतेंदु युग के लगभग सभी कवियों ने भारत के गौरव का गान किया है, भारत को एक गौरवशाली राज्य बताया है, भारत को एक ऐसा राज्य बताया है जैसा विश्व में कोई भी राज्य नहीं है। राधाचरण गोस्वामी लिखते हैं, हमारो उत्तम भारत देश, अर्थात हमसे उत्तम कोई नहीं है। प्रेमघन एक कविता लिखते हैं, उसमें लिखते हैं कि धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजा, धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी, अर्थात समस्त रत्नों की उपजावनी, उपज देने वाली जो है वो भारत भूमि है। प्रताप नारायण मिश्र भी भारत का गुणगान करते हुए, हिंदी का गुणगान करते हुए, हिंदुस्तान का गुणगान करते हुए लिखते हैं, जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, अर्थात अब समय आ गया है कि सिर्फ जुबान पर, जिह्वा पर, वाणी में सिर्फ हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान हो। यहाँ हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान से किसी धर्म और जाति का संपर्क नहीं कर रहे या संदर्भ नहीं दे रहे, यहाँ हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। तो इस समय की रचनाओं में, भारतेंदु कवियों की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना भी देखने को मिल रही है। भारतेंदु ने अपने समय में के औपनिवेशिक आतंक को पूरी तरह जिया और रचा भी, और भारत की न्याय व्यवस्था, समाज व्यवस्था का वर्णन कविताओं के माध्यम से भी और गद्य के माध्यम से भी किया। भारतेंदु भारत दुर्दशा के 4 कारण मानते थे। देखिए, बेसिक रूप से अगर देखा जाए, भारतेंदु का मानना था कि आज भारत जिस दशा में है उसमें आक्रमणकारी अंग्रेज हैं, जनता की रूढ़िवादिता है, तीसरा भारतीयों का आलस्य है, अपव्यय है, झूठी शान शौकत है, और चौथा कायर प्रवृत्ति और हमारी फूट की नीति है। समाज सुधार में भी देखिए तो नवजागरण चूंकि काल आरंभ हो चुका था, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या ईश्वरचंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, या जो संस्थाएं इनकी द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज, आर्य समाज की स्थापना हो चुकी थी। समाज सुधार के लिए ये सारे लोग कटिबद्ध होकर प्रयासरत थे। इस समय बाल विवाह, विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अंधविश्वास, दहेज, सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई चल रही थी। भारतेंदु जी बंगाल के नवजागरण से और बंगाल के इन मनीषियों से प्रभावित थे, और इनसे प्रभावित होकर उन्होंने अनेक कविताएं लिखी और आगे बढ़े। भारतेंदु लिखते हैं, हमने फैलाए धर्म, बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का मर्म। अब हमें छुआछूत के कर्म को समाप्त करना पड़ेगा। प्रताप नारायण मिश्र विधवा विवाह पर लिखते हैं, कौन करे जो नहीं, कसकत सुन विपत्ति बाल विधवन की। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें तो सामाजिक व्यवस्था भी देखने को मिलती है। भाषा के स्तर पर भी बदलाव इस युग में हुआ, भक्ति भाव की भाषा भी हुई, चमत्कार की भाषा का भी प्रयोग किया, लेकिन भारतेंदु कवियों ने ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का आंदोलन चलाया, लोक जीवन की भाषा का प्रयोग किया। कवियों ने अपनी कृतियों के माध्यम से क्लिष्ट शब्दों को का बहिष्कार किया, तत्सम शब्दों का बहिष्कार किया, उर्दू, संस्कृत या क्षेत्रीय भाषाओं का प्रचार प्रसार किया, कहावतें मुहावरों को खूब अपनी कविता में स्थान दिया, नए छंदों में लावनी, कजली, होली, चैती का भी। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भारतेंदु जी इस युग के एक प्रवर्तक थे, मात्र कवि या कुशल गद्यकार नहीं बल्कि युग प्रवर्तक थे, और उनके नाम से इस युग का निर्माण हुआ। वो नव जागरण और सुधार, समाज सुधार के केंद्र बने। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि भारतेंदु की इन सारी समस्याओं को आप अच्छे तरह से अगर समझेंगे तो ये संक्षेप में अगर देखा जाए तो ये इस युग की प्रवृत्तियां कही जा सकती हैं। ठीक है, इस युग के में एक चीज और है कि भारतेंदु जी ने छुआछूत, रूढ़िवाद या ऊंच नीच, अंधविश्वास का भी विरोध किया, और भारतेंदु जी ने नारी शिक्षा को भी आगे बढ़ाया। तो कुल मिलाकर भारतेंदु युग के प्रणेता, भारतेंदु युग के प्रवर्तक और नव जागरण के प्रवर्तक के रूप में भारतेंदु का नाम लिया जा सकता है।
नमस्कार।